हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी के द्वारा पीसीएस और आरओआरओ के एग्जाम को ध्यान में रखकर मेरे द्वारा यहां पर वार्षिक करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है। इस रिवीजन सीरीज की यहां पर सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि हम इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके क्वेश्चन बनते हैं वहां पे उस क्वेश्चन का एक यहां पर फॉर्मेट लेकर के हम वहां पर उसके बारे में डिटेल से रिवीजन करने जा रहे हैं। इसमें हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक, सूचकांक, रिपोर्ट, खेल, पुरस्कार, विविध नियुक्तियां, निधन, इस तरह के सभी टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं और यहां पर डेली बेसिस पे आप इस सेशन को जरूर ज्वाइन करिए और इसके माध्यम से करंट अफेयर्स वार्स की सीरीज के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के माध्यम से दोनों काम, यानी कि रिवीजन भी और क्वेश्चन आंसर भी दोनों तरीके से यहां पे प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सीरीज में यहां पर देखते हैं हमारे यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे फेमस है कि यहाँ पर अभी आप मुद्दा एक देख रहे हैं जहां पर हम देखते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आना लाजमी है। इसी पर एक क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे कि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निश्चित की गई। ठीक है, 20 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024, 24 जनवरी 2024 या 30 जनवरी 2024। तो डेट कौन सी रही है, ध्यान रखना है सभी को यहां पर कि डेट रही है आपको 22 जनवरी 2024 को, जहां पर राम मंदिर में हम देखते हैं कि रामलला की मूर्ति का यहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिनका नाम यहां पर, क्योंकि 5 साल की उम्र की यहां पर एक मूर्ति लगाई गई है जिसको बालक राम यहां पे नाम दिया गया है मूर्ति को। बाकी यहां पे चलिए अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के कुछ यहां पर बेसिक जो तथ्य हैं, जानकारी है, वो भी हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए प्राण प्रतिष्ठा की जो तिथि रही यहां पे 22 जनवरी 2024 रही। मंदिर के निर्माण की बात करें तो ये पूरा जो है 2.7 एकड़ जमीन में यहां पर आपको इसका निर्माण हुआ है। कुल निर्माण क्षेत्र की बात करें तो 57,400 वर्ग फीट में यहां पर ये पूरा मंदिर निर्मित हुआ है। मंदिर की कुल ऊंचाई जहां पर देखें तो 161 फीट रही है और मंदिर को कुल कितने तलों में यहां पर बनाया जा रहा है, तो 3 तलों में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। मंदिर के प्रधान वास्तुकार का नाम यहाँ पे चंद्रकांत सोमपुरा है। जो नागर शैली में यहाँ पर एक मंदिर आप देखते हैं, जो डिजाइन है वो चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा डिजाइन की गई है। निर्माण सामग्री यहाँ पे प्रमुख जो है क्या क्या प्रयोग किया गया है, तो इसमें आप देखिए बंशी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर जो कि राजस्थान से लाया गया है, उससे यहाँ पर ये निर्मित है मंदिर। वहीं रामलला की गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्ति को किसके द्वारा बनाया गया, तो अरुण योगीराज के द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया, जो कि कर्नाटक के यहाँ पे रहने वाले हैं। वहीं रामलला की गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित की गई है उसकी ऊंचाई यहाँ पर कितनी है, या फिर कह सकते हैं कि मूर्ति की ऊंचाई यहाँ पर कितनी है, तो 51 इंच यानी कि 4.25 फीट की यहाँ पर ये मूर्ति है। रामलला की कमल के फूल के आसन के साथ जो ऊंचाई है वो टोटल कितनी यहां पर हो जाती है, टोटल यहां पर 8 फीट की यहां पर ये ऊंचाई है। रामलला की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर कौन सा है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कृष्णशिला है यहां पर इस पत्थर को, और ये कृष्णशिला की जो प्राप्ति हुई है उडुपी कर्नाटक से यहां पर इसको लाया गया है। रामलला की मूर्ति का जो स्वरूप है वो बाल रूप है, जो 5 साल की उम्र में है, खड़ी मूर्ति है। और साथ ही साथ यहां पर आप देखें पुरानी मूर्ति और साथ ही नई मूर्ति के संदर्भ में कुछ और तथ्य यहाँ पर, जैसे कि रामलला की जो मूर्ति है, जो पुरानी मूर्ति की अगर हम बात करें, इसको देश भर में सिद्ध मंदिरों में ले जाया जाएगा। फिर इसकी नई मूर्ति के साथ यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की गई। नई मूर्ति का जो नाम है यहाँ पे अचल जो है प्रस्तावित है, लेकिन यहाँ पे इसे बालक राम यहाँ पे नाम दिया गया है। पुरानी मूर्ति का नाम यहाँ पे उत्सव मूर्ति यहाँ पे प्रस्तावित है। अन्य 2 यहां पर देखा है रामलला की जो मूर्ति यहां पर और बनी है, एक यहां पे गणेश भट्ट के द्वारा, बेंगलुरु में के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बनाया गया है। दूसरा सत्यनारायण पांडे जो कि यहां पे राजस्थान के रहने वाले हैं, उनके द्वारा ये 3 मूर्तियां टोटल बनी थी, जिसमें एक यहां पे अरुण योगीराज की मूर्ति को यहां पर सिलेक्ट किया गया है। बाकी जो दोनों मूर्तियां हैं इन्हें भी राम मंदिर के प्रांगण में ही यहां पर लगाया जाएगा। तो मंदिर के अन्य हिस्सों में यहाँ पर दोनों मूर्तियां लगाई जाएंगी। मंदिर का निर्माण करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है लार्सन एम टूब्रो और मंदिर निर्माण की जो शैली है वो नागर है। तो यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के रिवीजन सीरीज में यहाँ पर इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक क्वेश्चन उसका आंसर, उसके साथ साथ उसके बारे में जो टॉपिक है उसका डिटेल से अध्ययन। इसीलिए कह रहा हूँ इस टॉपिक सीरीज को जरूर यहाँ पे देखिए, ताकि आपको एक रिवीजन का बहुत अच्छा तरीका, यानी कि क्वेश्चन और साथ साथ डिटेल से रिवीजन करते चलें। अब ऐसे एक क्वेश्चन मैंने और यहां पे लिया है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024
कि उद्घाटन कहां किया गया। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है पहला है जयपुर, दूसरा हैदराबाद है, तीसरा सूरत है और चौथा यहां पर अहमदाबाद है। तो आपको बताना है कि सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन कहां किया गया। तो अगर आपको ध्यान होगा तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में इसका यहां पर उद्घाटन किया गया था। और इसके बारे में थोड़ी सी जो जानकारी है वो आइए यहां पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पे उद्घाटन जो तिथि रही है 18 जनवरी 2024 रही है। एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का यह उद्घाटन हुआ। उद्घाटनकर्ता की बात करें, केंद्रीय नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया। उद्घाटन स्थल कहां पे था? तो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद जो है इसका उद्घाटन स्थल रहा। वहीं विषय क्या थी? थीम जो होती है हमेशा इस तरह के महोत्सव में थीम जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना इस साल की यहां पे थीम रही, जिसमें भारत नागर विमानन 2047 के लिए मंच तैयार करना इस एक्सपो का यहां पर थीम रही। अनइंपॉर्टेंट तथ्यों में दो चीजों को यहां पे ध्यान रखना है इस एक्सपो से रिलेटेड। पहला, इस अवसर पर उड़ान 5.3 का शुभारंभ एवं जीएमआर स्कूल ऑफ एविएशन का यहां पर उद्घाटन किया गया और आने वाले वर्षों में 10,000 पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए गुरुग्राम में एक उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की भी यहां पर स्थापना की जाएगी। अगले यहां पे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है जनवरी 2024 में किसने शिलोंग के लैटकोर स्थित असम राइफल्स मुख्यालय में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का यहां पर उद्घाटन किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू। तो यहां पे काफी सारे इस तरह के नई चीजों का जो उद्घाटन होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसमें देखिए यहां पे आंसर हो जाएगा बी है अमित शाह ने। असम राइफल्स के बारे में थोड़ा सा यहां पे पढ़ते हैं, अगर इनके बारे में अगर कोई नई चीज डेवलप हुई है तो हमेशा उसके डिटेलिंग पर ध्यान देना है। देखिए असम राइफल मुख्यालय जो है साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जिसको हम CSOC यहां पर शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। उद्घाटन तिथि 18 जनवरी 2024। उद्घाटन स्थल कहां है? शिलोंग, जो कि मेघालय में लैटकोर स्थित असम राइफल्स के मुख्यालय में रहेगा। उद्घाटनकर्ता अमित शाह रहे, जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता यहां पर वर्तमान समय में मंत्री हैं। उद्घाटित सेंटर का नाम साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यानी कि CSOC रहेगा। इसी तरह सेंटर की उपयोगिता क्या होने वाली है, किस तरीके से यहां पर काम क्या होने हैं? तो यहां पर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर नेटवर्क वास्तविक समय के आधार पर निगरानी करेगा, बाहरी खतरों को जो खतरे यहां पर उनको कम करने और असम राइफल्स वाइड एरिया नेटवर्क में साइबर उल्लंघनों की रोकथाम कर साइबर सुरक्षा की स्थिति को और भी मजबूत करने के यहां पे कुछ कामों को करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम बात करें असम राइफल्स के बारे में तो इसका स्थापना 1835 में हुआ था और शिलांग मेघालय में देखा है तो इनका यहां पर मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। सबसे स्वच्छ शहर का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन में है इंदौर, बी है सूरत, सी है ए बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं हर वर्ष यहां पर इंदौर को मिलता आया है, लेकिन इस बार यहां पे संयुक्त रूप से दो शहरों को मिला है जिसमें सूरत और इंदौर दोनों शामिल है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सी। आइए उसके बारे में यहां पे थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप यहां पर आरओ की यहां पे तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन आप कर रहे हैं तो और यूपीपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले सभी छात्रों के लिए आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर आप सभी के लिए यहां पे टेस्ट सीरीज यहां पर लॉन्च की गई है और ये टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारियों को परख सकते हैं। एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले यहां पर टेस्ट सीरीज जरूर लगानी है। जैसे आरओ का एग्जाम यहां पर आप देख सकते हैं कि 11 यहां पर आपको 11 कह सकते हैं फरवरी को यहां पर होना है, इसलिए ज्यादा समय आपको नहीं है। आपके लिए यहां पर टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आपको लॉन्च की जा चुकी है। ये ऑनलाइन आपको टेस्ट सीरीज है, इसके लिए आपको आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से डाउनलोड करना है और यहां पर आपको यूपीपीएससी की आरओ की दोनों ही टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराई गई हैं। और आरओ की टेस्ट सीरीज में भी यहां पर आप देख सकते हैं जनरल हिंदी की टेस्ट सीरीज है, जनरल स्टडीज की टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है और साथ ही साथ यूपीपीएससी के लिए सीसैट की भी यहां पर आपको टेस्ट सीरीज है। आपकी सभी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए और आपकी तैयारी के संदर्भ में आने वाले प्रश्नों से अवगत कराने के लिए अपने आप को यहां पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से जरूर परखें। तो यहां पर आप इसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमारे साथ यहां पे जुड़ सकते हैं आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से। तो बिना देर किए आप सभी बच्चे देखिए यहाँ पर यूपीपीएससी के आपको रिवीजन बैच भी उपलब्ध हैं, साथ ही फाउंडेशन बैच भी उपलब्ध हैं, लेकिन एग्जाम से पहले यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो भी बच्चे लगाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर ये अपने आप को जांचने के लिए सबसे बेहतर तरीका है।
आइए हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। जैसे कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के बारे में आपसे पूछा गया, ठीक है। अब यहां पर इससे संबंधित काफी सारे फैक्ट हैं, डेटा हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पुरस्कार प्रदान जो तिथि है 11 जनवरी 2024 यहां पर रही, और प्रदानकर्ता अगर हम आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत मंडपम नई दिल्ली में यहां पर इसका प्रदान किया गया। ये 8वां संस्करण है स्वच्छ सर्वेक्षण का। प्रथम संस्करण देखा है तो वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया। संबंधित मंत्रालय की बात करें तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस सर्वेक्षण को यहां पर लॉन्च किया जाता है। पुरस्कार विजेता की चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला स्थान जो है इंदौर मध्य प्रदेश और सूरत गुजरात दोनों को दिया गया है। पहले 2 सिटी हैं, इसलिए यहाँ पर तीसरी सिटी के रूप में नवी मुंबई महाराष्ट्र, चौथा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, 5वां भोपाल मध्य प्रदेश, 6ठा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, 7वां नई दिल्ली दिल्ली, 8वां तिरुपति आंध्र प्रदेश, 9वां ग्रेटर हैदराबाद तेलंगाना और 10वां पुणे महाराष्ट्र का आता है। तो ये पहले 10 स्थान सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में यहाँ पर देखने को मिले। इसके बाद 1 लाख से अधिक आबादी वाली अगर हम तथ्यों के बारे में यहां पर देख लें तो उसमें 1 लाख से कम आबादी वाले अगर हम श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहरों की बात करते हैं तो सासवड़ यहां पे महाराष्ट्र, पाटन छत्तीसगढ़, लोनावाला महाराष्ट्र, कराड़ महाराष्ट्र, पंचगनी महाराष्ट्र। तो यहां पर आप महाराष्ट्र के ज्यादातर आपके क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। सबसे स्वच्छ गंगा शहर की बात करें इसमें वाराणसी का पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, बिजनौर उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड और कन्नौज उत्तर प्रदेश। तो गंगा के किनारे ज्यादातर जो शहर हैं, देखा यूपी में एक बड़ा क्षेत्र यहाँ पे गंगा कवर करती हैं, तो वहां पर आपको वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर, हरिद्वार, कन्नौज यहाँ पे क्षेत्र आते हैं। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड बात करें तो महू छावनी बोर्ड जो कि मध्य प्रदेश में है। सबसे सफाई मित्र सुरक्षित शहर आपका चंडीगढ़ है। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की बात करें तो यहाँ पे पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा और 5वां यहाँ पे तेलंगाना का सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में यहाँ पे पहले 5 राज्य है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना। अन्य तथ्यों के दृष्टिकोण से भी यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में आप देख सकते हैं 4447 शहरों का देखा जाए तो आपको इसमें आकलन किया गया है। 61 छावनी, 88 गंगा किनारे बसे शहरों को भी इसमें शामिल किया गया। इंदौर ने लगातार 7वें वर्ष जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि सूरत ने पहली बार यह सम्मान आपको प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के 651 शहरी स्थानीय निकायों में देखा जाए तो कुल 6 पुरस्कार यहां पर उन्होंने प्राप्त हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश को राज्य श्रेणी में 9वां स्थान यहां पर आपको प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल में 1 स्टार प्राप्त यहां पे 57, 3 स्टार प्राप्त 9, 5 स्टार प्राप्त 1 यहां पर आपको क्षेत्र आपको शामिल है। 5 स्टार रेटिंग में नोएडा जहां रहा, वहीं 3 स्टार रेटिंग में अगर हम देखें तो आगरा कैंट, गाजियाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, लखनऊ, फिरोजाबाद, कानपुर, गोरखपुर और झांसी यहां पे 9 शहर आए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में बिहार ने 15वां स्थान यहां पे प्राप्त किया है। वहीं वर्तमान समय में भारत में अगर हम बात करें तो अपशिष्ट प्रसंस्करण की दर 76% है, जो 2014 में मात्र 15 से 16% थी। तो काफी सारा सुधार आपको इसमें देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अटल सेतु को लेकर, जो कि यहां पे चर्चा का विषय रहा। आपको बताना है जनवरी 2024 में अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नौवा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। इस सेतु की लंबाई कितनी है? 15.8 किलोमीटर, 20.7 किलोमीटर, 16.7 किलोमीटर या 21.8 किलोमीटर? तो इसका यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा आपका डी है, 21.8 किलोमीटर। यहाँ पर आपको पूरा ये अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नौवा शेवा अटल सेतु का ये उद्घाटन किया गया है। आइए यहाँ पर इसके बारे में आपको बताता हूँ ये क्या है, इससे संबंधित यहाँ पे प्रमुख फैक्ट क्या है। सबसे पहली चीज यहाँ पे भारत के सबसे लंबे पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नौवा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन स्थल जो है नवी मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी लागत की बात करें 17,840 करोड़ रुपए यहाँ पर इसकी लागत आई है। लंबाई जो है 21.8 किलोमीटर है और समुद्र में ये 16.5 किलोमीटर यहाँ पर इसका लंबा है, जबकि जमीन में यहाँ पर देखा है तो ये 5.5 किलोमीटर है। लेन की संख्या की बात करें तो ये पुल जो है 6 लेन में यहाँ पर आपको बना हुआ है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में यहाँ पर 3 चीज को ध्यान रखना है। पहला, इस पुल का शिलान्यास 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। दूसरा,
भारत का सबसे लंबा पुल और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल दोनों ही यहां पर यही है। और तीसरा, यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुंबई में पुणे, गोवा, दक्षिण भारत की यात्रा को भी यहां पर ये कम समय लगेगा और तेजी से यहां पर चीजें जो होंगी अवसरचनात्मक तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए यहां पर एक विशेष पहल के रूप में से देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन देखते हैं, हुबली कर्नाटक, बी है नासिक महाराष्ट्र, सी है भोपाल मध्य प्रदेश, डी है हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसका आंसर है आपका बी, जो नासिक और महाराष्ट्र में है। अब देखिए यहां पे जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जो राष्ट्रीय संदर्भ के मुद्दे हैं वो भी आपके काफी चर्चा के विषय रहते हैं और क्वेश्चन के रूप में बनते हैं। आइए यहां पर इस तथ्य को लेकर राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। देखिए आयोजन जो अवधि रही, कई बार तिथियां यहां पर पूछ ली जाती हैं, तो 12 से 16 जनवरी 2024 को हुआ। आयोजन स्थल जैसे कि यहां पे पूछा ही गया था तो नासिक महाराष्ट्र रहा। उद्घाटनकर्ता मोस्टली यहां पर जो राष्ट्रीय स्तर की चीजें यहां पे बन रही हैं वो नरेंद्र मोदी जो हैं भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही यहां पर आपको की जा रही हैं, तो वो हमेशा कॉमन ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा थीम जो रही है विकसित भारत 2047, युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा, ये इसका यहां पर इस बार थीम रही। संस्करण की बात करते हैं तो ये इसका 27वां संस्करण रहा। वहीं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में स्वामी विवेकानंद की जयंती यानी कि 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां यहां पे वाइब्रेंट गुजरात समिट हुई, जो कि काफी चर्चा का विषय रहा जनवरी में। तो जनवरी 2024 में 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? अहमदाबाद, गांधीनगर, पुणे या जयपुर में? ऑप्शन यहां पर है, तो यहां पर आप सभी को पता है कि इसका आयोजन कहां किया गया था, तो गांधीनगर। आंसर है इसका बी। अब इससे संबंधित कुछ तथ्यों पे नजर डालते हैं। देखिए 10वां, सबसे पहली चीज यहां पर एक चीज तो कौन सा, तो 10वां वाइब्रेंट गुजरात समिट था 2024 में, 10 से 12 जनवरी को आयोजित हुआ था। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में यहां पर उसका उद्घाटन स्थल था। संस्करण 10वां है। उद्घाटनकर्ता फिर से हमने देखा जो राष्ट्रीय स्तर की चीजें वहां पर नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री। इस वर्ष की थीम क्या थी, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, गेटवे टू द फ्यूचर। गुजरात को गेटवे टू द फ्यूचर भारत के यहां पर संदर्भ में एक प्रमोट किया जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात समिट के माध्यम से। भागीदारी क्या रही, तो अतिथि देश के तौर पर 100 देशों और साझेदार के तौर पर 33 देशों की भागीदारी यहां पर इस बार देखने को मिली। और विशेष क्या रहा, यह देश में अब तक के सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार यहां पर सम्मेलन के रूप में यहां पर उभरा है गुजरात आपका वाइब्रेंट गुजरात समिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2024 में भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? ऑप्शन क्या है, पुणे, उज्जैन, वाराणसी और लखनऊ। तो यहां पर आपको बताना है प्रसादम का उद्घाटन यहां पे कहां हुआ, तो ऑप्शन यहां पे देखिए आंसर हो जाएगा आपका बी, उज्जैन में यहां पर प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। क्या है प्रसादम, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट है, यानी कि गली है, और इसे प्रसादम नाम दिया गया है। 7 जनवरी 2024 को यहां पर देख सकते हैं इसका उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन स्थल जो है उज्जैन में नीलकंठ वन महाकाल लोक में यहां पर किया गया है। उद्घाटनकर्ता यहां पे देखिए मनसुख मांडविया हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। प्रसादम की विशेषताएं क्या हैं? देखिए यहां पे 17 दुकानों के साथ 939 वर्ग मीटर में फैला प्रसादम महाकालेश्वर मंदिर के दैनिक आगंतुकों के लिए भोजन का विकल्प प्रदान करता है। प्रसादम में बच्चों के खेलने का क्षेत्र, पीने के पानी की सुविधा, सीसीटीवी निगरानी, पार्किंग, सार्वजनिक सुविधाएं, बैठने की जगह इत्यादि आपको यहां पर मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2024 में, ठीक है, जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां किया गया? ऑप्शन में है मथुरा, वाराणसी, गाजियाबाद या चित्रकूट। तो क्वेश्चन क्या है उस पर फोकस रखना है। भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल, यह उद्घाटन यहां पे कहां हुआ है? तो ऑप्शन देखें, ए है मथुरा में,
तो यहाँ पे देखिए उद्घाटन जो तिथि थी 1 जनवरी 2024 के दिन। उद्घाटन स्थल मथुरा, जो कि यहाँ पर वृंदावन में आपको देखने, मथुरा जिले के वृंदावन में यहाँ पर आपको मूल आपका उद्घाटन स्थल है, वृंदावन में है, जो कि मथुरा जिले के अंतर्गत आता है और यूपी में है। ठीक है। बालिका सैनिक स्कूल का जो नाम है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। कुछ आपका नाम भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर हमने पहले पूर्ण बालिका स्कूल का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। चलिए अगला यहाँ पे देखिए स्कूल की क्षमता कितनी है। तो 870 यहाँ पे छात्राओं की यहाँ पर ये स्कूल क्षमता है, और ये स्कूल जो है संबद्ध होगा आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई से संबद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिसंबर 2023 में भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए भुवनेश्वर, गांधीनगर, लद्दाख या चंडीगढ़। ठीक है, भारत का क्या है क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन, भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? तो आंसर हो गया आपका डी यानी कि चंडीगढ़ में। इसके बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पहलू। पहला की डेट क्या है, तथ्य। देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स में आपको तथ्यात्मक जानकारी पर ही हमेशा फोकस रखना है। सबसे ज्यादा जो चीजें पूछी जाती हैं वो है तथ्यात्मक जानकारी। उद्घाटन तिथि 22 दिसंबर 2023। उद्घाटनकर्ता अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। उद्घाटन स्थल चंडीगढ़, जो कि यहाँ पे साइबर सुरक्षा केंद्र सेंटर जो है 18 वायुसेना के हेरिटेज सेंटर कैंपस में यहाँ पर ये स्थित है। कुल लागत की बात करें तो 90 करोड़ आया है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस केंद्र को सेनकोप्स के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, और संचालन के पहले 3 वर्षों के दौरान डीआरपीओ इसका यहाँ पे प्रबंधन करने वाला है। वहीं साइबर सुरक्षा केंद्र की सुविधाएं अगर क्या क्या मिल रही हैं, तो चेहरे की पहचान, डेटा विश्लेषण करेगा, पूर्व अनुमानित यहाँ पे पुलिसिंग और साक्ष्य एकत्रीकरण और उन्नत फोरेंसिक जांच जैसी सुविधाओं से यहाँ पर ये युक्त रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 सितंबर 2023 में, ठीक है, 11 सितंबर 2023 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन करने की अधिसूचना जारी की गई है? ऑप्शन में देखते हैं, पहला है उधमपुर रेलवे स्टेशन, दूसरा है नालंदा रेलवे स्टेशन, तीसरा है नजीबाबाद रेलवे स्टेशन और चौथा है कटड़ा रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर देखिए कई सारे सैनिक जो हमारे हैं भारत की सीमाओं की सुरक्षा संरक्षा करते हुए यहाँ पे शहीद हो जाते हैं, उनको एक तरीके से सम्मान देने के लिए यहाँ पे नामों को चेंज किया जा रहा है। ऐसे ही देखा है भारत के कई सारे यहाँ पे अंडमान लक्ष्मण यहाँ पे द्वीपों को भी ऐसे ही नाम दिया गया था, और इस बार यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन को नाम दिया गया। आंसर यहाँ पे देख लीजिए ए है, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। कुछ तथ्यात्मक जानकारी देखिए, औपचारिक अधिसूचना तिथि जो है 16 सितंबर 2023 रही। जारीकर्ता जो है भारतीय रेलवे रहा। स्टेशन का परिवर्तित नाम है शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। स्टेशन का जो पूर्व नाम था उधमपुर रेलवे स्टेशन रहा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किस राज्य ने अपने 2 जिलों औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम को यहां पे परिवर्तित किया है? ऑप्शन देखते हैं, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो औरंगाबाद आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन यहां पर आपको उस्मानाबाद अगर नहीं भी है तो औरंगाबाद जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। अब देखिए यहां पे इससे संबंधित तथ्यों पर नजर डालें तो औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम यहां पे परिवर्तित किया गया है। और अगर हम देखें तो औपचारिक जो अधिसूचना है 15 सितंबर 2023 को यहां पे सरकार की तरफ से जारी की गई है। अधिसूचना जो जारी करता है, क्योंकि महाराष्ट्र से संबंधित चीजें हैं जो नाम परिवर्तित हो रहे हैं, तो राज्य यहां पे निर्णय ले रहा है, महाराष्ट्र यहां पर निर्णय ले रहा है। जिले का जो परिवर्तित नाम होगा वो भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे औरंगाबाद का जो नाम बदल कर किया गया है छत्रपति संभाजी यहाँ पे नगर किया गया है, वहीं उस्मानाबाद का नाम बदल के धाराशिव यहाँ पर किया गया है। तो दोनों नाम परिवर्तित नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन, राजकोट किला, शिवनेरी किला, जिंजी किला या सिंहगढ़ किला। तो यहाँ पर देखिए शिवाजी जो हैं महाराष्ट्र से संबंधित हैं, मराठा जो कह सकते हैं समुदाय को यहाँ पर आपको देखा जाए तो अभी भी और एक तरीके से वहाँ पर उसको प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, और वर्तमान समय में देखा जाए तो उनको यहाँ पर
राष्ट्रीय स्तर को किस तरीके से उनके द्वारा जो नेतृत्व प्रदान किया गया भारत के यहाँ पे कह सकते हैं कि मध्यकालीन और आधुनिक भारत के दृष्टिकोण से, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री ने शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा का जो अनावरण किया है वो 4 दिसंबर 2023 को किया। कहाँ? तो नौसेना दिवस के अवसर पर किया। अनावरण जो स्थल रहा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे है ए है, राजकोट किला में यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। अनावरित जो प्रतिमा है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज की है और अनावरणकर्ता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने किस संगठन के विधि विरुद्ध संगठन यहां पर घोषित किया है? ए है इस्लाम मजलिस, बी है तहरीक इस्लाम, सी है तहरीक ए हुर्रियत जम्मू एंड कश्मीर या इंडियन ए मुहम्मदन। तो यहां पर देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा ऑप्शन यहां पर देखिएगा सी है, तहरीक ए हुर्रियत जम्मू एंड कश्मीर के संगठन को यहां पर विधि विरुद्ध यहां पर संगठन घोषित किया है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो घोषणा की गई है विधि विरुद्ध संगठन है ये, तो इसे 31 दिसंबर 2023 को घोषित किया गया। घोषणाकर्ता देखा है गृह मंत्रालय है, भारत सरकार है जो इस तरह के यहाँ पर फैसले लेते हैं। कौन सा कानून है? तो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UPPA और 1967 की धारा 3(1) के तहत यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है। कारण क्या बताया गया है? तो देखिए यहाँ पे पहला कारण जो बताया गया कि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवाद और भारत विरोधी प्रचार को लगातार बढ़ावा इस संगठन के द्वारा दिया जा रहा था। दूसरा, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के प्रतिकूल कार्यों के कारण इस संगठन को यहाँ पर विधि विरुद्ध घोषित किया गया है। अन्य तथ्यों पर भी नजर डालिएगा। देखिए अक्टूबर 2023 में भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संलिप्त रहने के कारण एक विधि विरुद्ध यहाँ पर संगठन घोषित किया है। तो 2 संगठन है, ठीक है, तो दोनों का नाम ध्यान रखना है। एक है तहरीक ए हुर्रियत एंड जम्मू कश्मीर और दूसरा यहाँ पर है जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP और TEH, ये दोनों ही यहाँ पर राष्ट्र विरोधी संगठन जम्मू कश्मीर के घोषित की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे का क्या नाम रखा गया? ए है श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा दशरथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखा जाए तो यहाँ पर इसके नामों को 2 बार यहाँ पे परिवर्तित किया गया है, लेकिन अंतिम रूप से हमें जो नाम यहाँ पर अभी मिला है वो है आंसर इसका डी, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नवीन नाम है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं, समझते हैं क्या क्या है। देखिए लोकार्पण जो तिथि रही, नाम हमने यहाँ पे देख लिया कि अंतर्राष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है। लोकार्पण तिथि रही 30 दिसंबर 2023 को देखा इसका लोकार्पण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हवाई अड्डे का नाम हमने यहाँ पर देख लिया है, महर्षि वाल्मीकि यहाँ पर रहेगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में अत्याधुनिक हवाई अड्डा लोगों को अयोध्या धाम और दिव्य भव्य राम मंदिर से जोड़ने का कार्य करेगा। पहले चरण में हवाई अड्डे की सालाना जो क्षमता है वो 10 लाख यात्रियों की है। वहीं दूसरे चरण में इसको बढ़ाने का काम किया जाएगा और इसकी सालाना क्षमता को करीब 60 लाख यात्रियों की यहाँ पर हो जाएगी। हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल जो है वो करीब 6500 वर्ग मीटर यहाँ पर है और टर्मिनल भवन का जो अग्रभाग है अयोध्या के निर्माणाधीन श्री राम मंदिर की वास्तुकला को यहाँ पर दर्शाता है। तो ये इसकी कुछ यहाँ पर विशेषताओं से सुसज्जित है। अन्य है इस अवसर पे देखिए प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का भी यहाँ पे उद्घाटन किया है और साथ ही 2 नई ट्रेनें जो हैं अयोध्या से यहाँ पे संचालित की हैं। इसे नाम दिया है अमृत भारत ट्रेन। ठीक है, जैसे वंदे भारत ट्रेन थी वैसे अमृत भारत ट्रेन भी यहाँ पे अयोध्या से चलाई गई हैं और ये दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए दरभंगा अयोध्या से आनंद विहार के बीच एक चलेंगी और दूसरा यहाँ पे देखिए मालदा टाउनसर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनस जो बेंगलुरु, इनके बीच यहाँ पे अमृत भारत एक्सप्रेस यहाँ पे चलाई जाएंगी। साथ ही यहाँ पर देखा है 6 नई जो हैं वंदे भारत ट्रेनें हैं। श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृतसर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, कोयम्बटूर बेंगलोर कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, मैंगलोर मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस, जालना मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस। यहाँ पर ये सारे यहाँ पर आपको
चलाई गई हैं। तो अयोध्या की जो कनेक्टिविटी है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चलाए गए हैं। इसके अलावा अमृत भारत ट्रेन चलाई गई है और वंदे भारत ट्रेन भी देखा जाए तो आपको अयोध्या से संचालित हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दिसंबर 2023 में, ठीक है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय का यहां पर शिलान्यास किया है। ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारे पास, गुजरात के गांधीनगर, गुजरात के सूरत, गुजरात के अहमदाबाद, गुजरात के बड़ोदरा में। तो ये आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी में से। तो यहां पर आप देख सकते हैं आंसर है ए, है गुजरात के गांधीनगर में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय का शिलान्यास किया गया। तिथि की अगर बात करें, शिलान्यास की तिथि रही 30 दिसंबर 2023। स्थल, शिलान्यास स्थल गांधीनगर गुजरात रहा और शिलान्यासकर्ता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रहे। तथ्यात्मक जानकारी पर नजर डालें तो इस अवसर पर अमित शाह ने NCDFI ई मार्केट 2023 का समारोह को यहां पे संबोधित भी किया। वर्तमान में भारत विश्व के दुग्ध उत्पादन में 24% हिस्सेदारी के साथ यहां पर देखा जाए तो पहले स्थान पर है। इसको भी, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, दुग्ध उत्पादन में भारत 24% विश्व में हिस्सेदारी रखता है और विश्व में पहले स्थान पर है। इसके बाद अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन आता है, 17 दिसंबर 2023 में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल या अमित शाह? तो यहां पर देखिए इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, काशी तमिल संगमम देखा है, ये दूसरा यहां पर आपको संस्करण था और इससे संबंधित यहां पे काफी चर्चा का विषय ये बना रहा। और उद्घाटन जो तिथि रही वो 17 दिसंबर की रही। उद्घाटन स्थल इस बार जो आयोजन हुआ वो वाराणसी में हुआ है। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। आयोजन की जो अवधि रही वो 17 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर 2023 तक यहां पे चला। इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, देश की दो सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, प्राचीन शिक्षा जो पीठ रही हैं, तमिलनाडु और काशी के बीच यहाँ पे सदियों पुराने जो संबंध रहे हैं उनके उत्सव को मनाना, उनकी पुष्टि करना, उनको एक दूसरे से पुनः कनेक्ट करने, और इसके लिए काशी तमिल संगमम को प्रारंभ किया गया। अन्य तथ्यों पर अगर हम नजर डालें तो इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को भी यहाँ पे हरी झंडी दिखाई गई और प्रधानमंत्री ने तिरुक्कुरल, मणिमेकलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य के बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद को भी यहां पर आपको जारी किया है। साथ ही काशी तमिल संगमम का यह दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक यहां पर तमिलनाडु में किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में देखिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शन क्या है हमारे पास, नागपुर, पुणे, सूरत और गांधीनगर। तो सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण यहां पे कहां किया गया है? ए, बी, सी, डी में से। तो देखिए यहां पे आंसर हो जाएगा गांधीनगर में किया गया है। 15 फीट ऊंची ये प्रतिमा है और 24 दिसंबर 2023 को देखा जाए तो इसका अनावरण किया गया। कलोल, गांधीनगर, गुजरात, इसका जो यहाँ पर ये प्रतिमा लगाई गई है वो मूल जो क्षेत्र है वो कलोल है, जो कि गांधीनगर पड़ता है, गुजरात। और अनावरणकर्ता अमित शाह जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। प्रतिमा की ऊंचाई ध्यान रखिएगा वो है 15 फीट। अगला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2023 में किसने विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल का शुभारंभ किया है? इसमें देखिए ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सी है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए आंसर इसका हो जाएगा ए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर इसको उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर इससे संबंधित तथ्यात्मक जानकारी पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले देखिए विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है और वॉइस ऑफ यूथ पहल का ये शुभारंभ 11 दिसंबर 2023 को नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर वर्चुअल तरीके से किया गया। और इसका मूल जो उद्देश्य है कि राष्ट्रीय योजनाओं, प्राथमिकताओं और कह सकते हैं कि लक्ष्यों के निर्माण में देश के युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना, और इसी दृष्टिकोण के तहत देखा जाए तो इस मंच को यहाँ पे प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया? ऑप्शन देखते हैं, आगरा हवाई अड्डा, मैसूर हवाई अड्डा, सूरत हवाई अड्डा और डी है जोधपुर हवाई अड्डा।
तो ए बी सी डी में से यहाँ पर कौन सा आंसर सही है? तो देखिए यहाँ पर एक और हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है और वो है सूरत का हवाई अड्डा, आंसर हो जाएगा सी। और यहाँ पर इसको दर्जा जो प्रदान किया गया, डेट ध्यान रखिएगा, 15 दिसंबर 2023 को सूरत को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया। दर्जा जो प्रदान किया गया वो केंद्रीय यहाँ पे मंत्रिमंडल के द्वारा दिया गया है। लाभ क्या होता है? जब भी किसी कह सकते हैं कि हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलता है तो यहाँ पे पर्यटन विशेष रूप से यहाँ पर आता है और विदेशी पर्यटकों के लिए यहाँ पे दरवाजे खुलेंगे और विदेशी व्यापार को भी यहाँ पर इससे बढ़ावा मिलता है डायरेक्ट कनेक्टिविटी के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने वाले केंद्र सरकार के निर्णय पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस पीठ की अध्यक्षता यहां पर कौन कर रहे थे? ऑप्शन देखते हैं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये काफी चर्चा का विषय बना क्योंकि एक लंबे समय से इसको लेकर के जिरा हो रही थी और लगातार एक वाद विवाद का विषय बना हुआ था और इसको देखा है तो सुनवाई यहाँ पर जो निर्णय यहाँ पे दिया गया, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ यहाँ पर इसमें शामिल रहे। आंसर है हमारा सी। थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में समझेंगे, जानकारी लेंगे। देखिए अनुच्छेद जो 370 है, सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर जो फैसला 11 दिसंबर 2023 को यहाँ पर सुनाया गया। फैसला क्या था? देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश थे डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के द्वारा इसको यहाँ पर फैसला सुनाया गया और इसमें 5 जो सदस्य थे, मुख्य न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत रहे। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ प्रमुख बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जो बिंदु हैं, सबसे पहला अपने फैसले में उन्होंने कहा कि तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य दर्जा देने वाला संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और यह कभी संप्रभु नहीं था। एक बड़ा मुद्दा जो कि यहाँ पे लगातार क्वेश्चनेबल था, उसको यहाँ पर खारिज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरा, शीर्ष अदालत ने सर्वसम्मत से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को यहाँ पर निरस्त करने के केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले को सही ठहराया, जिसके कारण यहाँ पे जम्मू कश्मीर को यहाँ पर भारत का एक अंग के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा और यहाँ पर वो भारत के अधीन यहाँ पर एक राज्य के तौर पर रहेगा। और शीर्ष न्यायालय ने जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने और 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के भी यहाँ पर आपको निर्देश दिए हैं। तो ये पूरा मुद्दा था जो कि काफी लंबे समय से यहाँ पर एक विवाद का विषय बना हुआ था। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ पहलों पर भी ध्यान देते हैं कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370-35A के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा देने वाले प्रावधानों को समाप्त करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से विभाजित कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने भारत के किस लोक नृत्य को अपने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया था? ठीक है, ए है लावड़ी, बी है गरबा, सी है करगा, डी है रऊफ। तो यहाँ पे देखिए चर्चा का काफी विषय बना था गरबा के बारे में। गरबा जो कि गुजरात का यहाँ पे एक लोक नृत्य है और यहाँ पर इसी कारण से यूनेस्को के द्वारा इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में यहाँ पर शामिल किया गया है। एक नजर यहाँ पे डालते हैं जो सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं और जो भारत के हैं उनके बारे में, कब यहाँ पर इसे शामिल किया गया। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर इस पर पहले नजर डाल लेते हैं गरबा के बारे में। तो संदर्भ देखिए 5 से 9 दिसंबर 2023 को बोत्सवाना के कसाने में, ठीक है, यूनेस्को का यहाँ पर आप देख सकते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक के दौरान गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सांस्कृतिक विरासत सूची में यहाँ पे शामिल करने की घोषणा की गई और इस तरीके से भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर इसे शामिल किया गया। वहीं अगर हम गरबा नृत्य के बारे में जानते हैं तो गरबा जो है गुजरात का एक लोक नृत्य है और हिंदू त्योहार जब नवरात्रि आती है तो नवरात्रि में जो डांडिया का एक आप देखते हैं आयोजन होता है वो ही आपको गरबा कहलाता है और बुराई और अच्छाई की जीत पर यहाँ पर ये आधारित है। ये सामाजिक और लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने वाली एकीकृत शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। अब रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस सूची में भारत के जो प्रमुख स्थल हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कौन कौन से यहाँ पे ये 15 यहाँ पे सांस्कृतिक जो आपके अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं भारत की कौन कौन सी हैं।
पहला देखिए कुटियाट्टम, ये संस्कृत का नाट्य कला है और 2008 में यहां पर देखा इसे शामिल किया गया, सबसे पहला था, ये भी ध्यान रखना है। वैदिक मंत्रोच्चारण की यहाँ पे जो परंपरा है इसे भी 2008 में शामिल किया गया और रामलीला रामायण का जो पारंपरिक प्रदर्शन है इसे भी 2008 में शामिल किया गया। तो पहली जो 3 सांस्कृतिक विरासत हैं, अमूर्त विरासत हैं, उसे 2008 में ही शामिल किया गया। उसके बाद रमन जो है भारत के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान रंगमंच है और इसे 2009 में यहां पर शामिल किया गया। इसके बाद छऊ नृत्य है जो कि पश्चिम बंगाल का है, इसे 2010 में। कालबेलिया राजस्थान का लोकगीत और लोक नृत्य यहां पर है 2010 में। मुडियेट्टू केरल का अनुष्ठान थिएटर और नृत्य नाटक है और इसे भी 2010 में, यानी कि 2010 में भी आपको 3 यहां पर आपको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर शामिल किए गए। उसके बाद लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र जम्मू कश्मीर में पवित्र बौद्ध मंत्रों का यहां पर 2012 में शामिल किया गया। इसके बाद संकीर्तन जो है मणिपुर का अनुष्ठान गायन और ढोल वादन एवं नृत्य है जिसे 2013 में शामिल किया गया। इसी तरह पंजाब के जंडियाला गुरु के ठठेरों के द्वारा पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की जो पारंपरिक शिल्पकला है इसे 2014 में शामिल किया गया। वहीं नौरोज को 2016, योग को 2016 में शामिल किया गया। वहीं भारत के जो कुंभ मेला का आयोजन होता है इसे 2017, कोलकाता का दुर्गा पूजा को 2021 और गुजरात के गरबा को 2023 में देखा जाए तो यहाँ पर आपको लोक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में यहाँ पे शामिल किए। तो ये 15 आपको लिस्ट है, इनको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2023 में नीति आयोग के द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस ब्लॉक को पहला स्थान दिया गया? ठीक है, क्वेश्चन यहां पर देखा हमने, इस क्वेश्चन को यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कौशाम्बी, दूसरा है तिरियानी कुमराम भीम ब्लॉक, तीसरा है अमोली ब्लॉक और चौथा है बक्सा ब्लॉक। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, रैंकिंग सूचकांक यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट्स यहां पर आपको इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के क्वेश्चन आपको आते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरीके के। ठीक है, और नीति आयोग के द्वारा जो भी यहां पर जारी किए जाते हैं रैंकिंग सूचकांक उसको जरूर यहां पर ध्यान रखेगा, इनसे लगातार प्रश्न आते रहे हैं। देखिए नीति आयोग के द्वारा जो यहां पर आंसर हो जाएगा वो है बी, तिरियानी कुमरुम भीम ब्लॉक। नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की जो पहली डेल्टा रैंकिंग है इसे जारी किया गया 27 दिसंबर 2023 को। जारीकर्ता नीति आयोग है और नीति आयोग के बारे में आप जानते हैं देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों की उपलब्धियों पर आधारित होती है आपकी पहली डेल्टा रैंकिंग। अब यहां पर देखें, कुछ और तथ्यों पर नजर डालते हैं फिर रैंकिंग देखेंगे। तो इसमें शामिल जो ब्लॉक हैं 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों को इसमें शामिल किया गया। वहीं एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत शीर्ष 2 स्थान पाने वाले ब्लॉक में पहला तेलंगाना के आसिफाबाद जिले का तिरियानी कुमरम भीम ब्लॉक है, वहीं दूसरा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का कौशाम्बी ब्लॉक है। दूसरा अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम एडीपी रैंकिंग अक्टूबर 2023 माह के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त करने में रायगढ़, उड़ीसा, जमुई, बिहार के यहां पर पहले 2 स्थान रहे। वहीं ब्लॉकों को भौगोलिक दृष्टि से भी 6 जोनों में विभाजित किया गया, प्रत्येक जोन से 2 ब्लॉकों को यहां पर रैंकिंग दी गई है। और वहां पर अगर हम देखें तो इसे हम देख सकते हैं जो यहां पे 6 ब्लॉक आपको बनाए गए जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए पहला जो है पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ पे देखिए पहली जो दूसरी जो रैंक है अमरी और नगोवा को मिला है। अमरी जो है पश्चिम करबी आंगलोंग आसाम में पड़ता है, वहीं नगोवा सैतुअल में मिजोरम में पड़ता है। दूसरा हम देखें उत्तर भारतीय राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले 2 स्थान आपको हरैया और विरनो को मिला है। हरैया जहाँ पे देखा जाए आपको बस्ती में पड़ता है, विरनो आपको गाजीपुर पड़ता है और ये दोनों ही जो जिले हैं वो आपको उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए दक्षिणी राज्य का जो है इसमें पहले 2 स्थान जो है मस्की और नारनूर को मिला है। मस्की देखिए तो रायचूर में पड़ता है जो कि कर्नाटक में है, वहीं नारनूर जो है आदिलाबाद में पड़ता है जो कि तेलंगाना राज्य का हिस्सा है। पश्चिमी राज्यों की बात करें इसमें पहले 2 स्थान सिरोचा और अहेरी को मिला है। दोनों ही यहाँ पे देखा है तो गढ़चिरौली से रिलेटेड है, दोनों ही यहाँ पर आपको महाराष्ट्र में स्थित है।
मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पे पहले 2 स्थान आपको तिरला और पाट को मिला है। तिरला और पाट जो है, एक तिरला जो पड़ता है आपका धार में, पाट जो है बड़वानी में है, और दोनों ही यहाँ पर देखा जाए तो आपको मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और छठा जो ब्लॉक है वो पूर्वी भारत का है, जिसमें पहला स्थान आदर और दूसरा स्थान यहाँ पे रामगढ़ को मिला है। आंध्र जो है सीवान में और रामगढ़ जो है दुमका में पड़ता है। सीवान जो है बिहार का हिस्सा है, तो दुमका आपको झारखंड का आपका हिस्सा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी पुरस्कार जो है रिपोर्ट आपको जारी की गई है। वहीं अगर हम देखें पुरस्कार राशि के तौर पर, सभी श्रेणी में विजेताओं को शीर्ष रैंक के लिए 1.5 करोड़ और दूसरी रैंक के लिए 1 करोड़ की पुरस्कार राशि यहाँ पे सम्मानित की जाती है। विशेष तथ्यों पर भी नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंतर्गत विशेष है पुरस्कार राशि के अलावा। अगर हम देखें तो जहां केंद्र सरकार एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी एबीपी जो है 7 जनवरी 2023 को यहां पे शुरू किया गया था, और इसका मूल जो उद्देश्य था कि भारत के सबसे कठिन अपेक्षाकृत अविकसित ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में शासन में यहां पे सुधार लाने के प्रयास, उसके तहत इसे शुरू किया गया। चलिए अगला देखते हैं। दिसंबर 2023 में संसद सुरक्षा उल्लंघन के मामले की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का यहां पर गठन किया गया था? ऑप्शन देखिए, अनीश दयाल सिंह, महेश चंद्र शुक्ला, मीना कुमारी और रामनाथ कोविंद। तो यहाँ पे देखिए संसद पर यहाँ पे 2 युवकों के द्वारा घुसपैठ की गई थी, 2-4 और युवक थे जो बाहर थे। टोटल यहाँ पे इस घुसपैठ का मामला काफी यहाँ पे चर्चा का विषय रहा, और इसी को लेकर के देखा है संसद की सुरक्षा को सुनिश्चित करने को लेकर यह मामला भी आपको काफी यहाँ पर आपको न्यूज में रहा। अब संसद सुरक्षा की जांच जो समिति का गठन किया गया, गठन तिथि 14 दिसंबर 2023 को। गठनकर्ता गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। समिति के अध्यक्ष अनीश दयाल सिंह, यानी कि आंसर हो जाएगा ए, अनीश दयाल सिंह रहे हैं, और ये सीआरपीएफ के यहां पर निदेशक भी रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले यहां पर आप देखिए अनीश दयाल सिंह जो है सीआरपीएफ के निदेशक हैं, और देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ भी इसका हिस्सा बनेंगे। यह समिति जो है संसद की सुरक्षा में चूक के कारणों की जांच करेगी, साथ ही खामियों की पहचान करेगी और आगे की कार्यवाही की सिफारिश भी यहां पर करने वाली है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। दिसंबर 2023 में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? ठीक है, तो चेन्नई है, कोयंबटूर है, कोलकाता है और सूरत है। ए, बी, सी या डी में से? तो आंसर यहां पे देखिए, आंसर हो जाएगा आपका सी, कोलकाता को यहां पर भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। और आइए यहां पर इसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। देखिए यहाँ पे जो रिपोर्ट आपको आई है इसमें कहा गया है कि जो रिपोर्ट जारी करने की तिथि रही 4 दिसंबर 2023 को, जारीकर्ता राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी रहा, और भारत के सबसे सुरक्षित शहर में 5 राज्य हैं, 5 शहर आते हैं। पहला स्थान कोलकाता का है, दूसरा चेन्नई, तीसरा कोयंबटूर, चौथा पुणे और चौथा सूरत और 5वां यहाँ पर पुणे का स्थान आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। दिसंबर 2023 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यहां पर मोम की मूर्ति स्थापित कहां की गई? ऑप्शन देखते हैं, मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद और जयपुर। तो यहां पर देखिए मोम की जो मूर्तियां हैं ये आपको लगातार अलग अलग व्यक्तियों की यहाँ पर लगाई जाती हैं। मैडम जो है तुषाद जो संग्रहालय वहाँ पर ये काफ़ी आपको फेमस है, लेकिन भारत में देखा है इस तरह के यहाँ पर जो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है इसका लगाने के यहाँ पर अभी एक चर्चित यहाँ पे कारण बना, और आंसर इसका है डी। थोड़ा सा इसके बारे में मोम की मूर्ति क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए स्थापना तिथि जो है 6 दिसंबर 2023 रही, और स्थापना स्थल जो है जयपुर वैक्स संग्रहालय नाहरगढ़ किले में है। लंबाई जो है मूर्ति की 5 फीट 11 इंच है, और मूर्ति का जो वजन है वो करीब 38 किलोग्राम है। निर्माणकर्ता की बात करें तो पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। दिसंबर 2023 में पारित केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ठीक है, ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो यहाँ पे देखिए किस तरह के जनजातीय विश्वविद्यालय, इसको ध्यान रखिए, केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है
इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका बी, तेलंगाना में इसे स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए यहाँ पे दिसंबर 2023 में संसद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पारित किया था और इसके माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में देखा है तो एक संशोधन यहाँ पे किया गया और इसके माध्यम से सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की यहाँ पे स्थापना की गई मुलुगु, तेलंगाना में। ठीक है, मुलुगु यहाँ पर आपको तेलंगाना में है, यहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। बाकी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, क्या है जानकारी, उद्देश्य क्या है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना, गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना और जनजातीय समुदाय के बीच अनुसंधान को बढ़ावा देना, यहाँ पर इन लक्ष्यों के साथ इस कॉलेज को यहाँ पर स्थापित किया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में, तो सबसे पहली चीज जो इसमें ध्यान रखनी है कि विश्वविद्यालय का नाम जो है माँ और बेटी समक्का और सरलम्मा यानी कि सरक्का के नाम पर यहाँ पर रखा गया है, जिन्हें तेलंगाना के आदिवासी समुदायों की रक्षा के लिए भेजी गई पराशक्ति की अभिव्यक्ति यहाँ पर आपको माना जाता है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में एक ही दिन में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात। यहाँ पे एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग किस राज्य को यहाँ पर मिले हैं, इसका आपको आंसर देना है ए बी सी डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी है उत्तराखंड। अब कौन कौन से चीजों को मिला है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए एक ही दिन में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड, और जीआई टैग जो प्रदान किया गया 4 दिसंबर 2023 को। अब कौन कौन से चीजों को यहां पर ये जो जीआई टैग आपको मिला है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए उत्तराखंड को एक दिन में कुल जीआई जो टैग मिले हैं वो 18 है, बहुत ज्यादा। 18 जीआई टैग यहां पर इन्हें मिले हैं और इसमें से अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं। उत्तराखंड का चौलाई, झंगोरा, मंडुआ, लाल चावल, अल्मोड़ा लखौरी मिर्च, बेरीनाग चाय, बुरांस शरबत, रामनगर नैनीताल लीची, रामगढ़ आडू, माल्टा, पहाड़ी तूर दाल, घत दाल, काला भट्ट या काला सोयाबीन, बिच्छू बूटी कपड़ा, नैनीताल मोमबत्तियां, कुमाऊनी पिछौड़ा, चमोली का रमन मुखौटा और लिखाई वुड कार्विंग। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, 18 जो चीजें हैं जीआई टैग इन्हें मिला है, ये सारी उत्तराखंड की हैं। वहीं बात करें, अब तक उत्तराखंड के कुल 27 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, 18 अभी 9 पहले। उत्तराखंड के सभी जिलों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला 2 उत्पाद योजना तेजी से यहां पे कार्य किया जा रहा है। भारत में जीआई टैग पंजीकरण का विनियमन वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत यहां पर किया जाता है। और वर्ष 2023 में देखा जाए तो जीआई टैग प्राप्त प्रमुख उत्पादों और संबंधित राज्यों को लेकर के थोड़ा सा हम यहां पर और जानकारी इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए जीआई टैग जो उत्पाद का नाम है एक साइड, और यहां पे उससे संबंधित राज्यों को लेकर के जिन्हें इस साल यहां पे प्राप्त हुए हैं, जैसे कि लाकाडोंग हल्दी मेघालय का जीआई टैग यहां पर मिला है। सी बकथोर्न लेहबेरी, लद्दाख शिंगस्कोस लकड़ी पर नक्काशी, ये दोनों ही जीआई टैग हैं और ये लद्दाख से रिलेट करते हैं। इसके याक चुरपी, खामची चावल और तांगसा कपड़ा, ये 3 चीजें हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश को इस साल यहाँ पे जीआई टैग मिला। इसके अलावा उदयपुर कोफ्तगारी धातु शिल्प, बीकानेर कशीदाकारी शिल्प, बीकानेर उस्ताकला शिल्प और जोधपुरी बंधेर शिल्प, ये 4 जो जीआई टैग हैं यहाँ पे राजस्थान को मिले। इसी तरीके से देखिए गोवा का मकुर आम और दूसरी जो चीज है गोवा बेबिंका, ये 2 उत्पाद हैं जो गोवा का जीआई टैग मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश के देखा जाए तो अमरोहा की ढोलक, संभल हॉर्न क्राफ्ट, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तरकाशी, बाराबंकी का हथकरघा उत्पाद, कालपी का हस्तशिल्प कागज, बागपत का फर्निशिंग, आगरा का लेदर फुटवियर तथा जलेसर धातु शिल्प, बनारस पान, रामनगर भंटा या बैगन, बनारस लंगड़ा आम, हाथरस हींग, आदम चीनी चावल, अलीगढ़ ताला, प्रतापगढ़ का आंवला, नगीना लकड़ी शिल्प, बखीरा के पीतल के बर्तन और बांदा के यहाँ पे शजर पत्थर शिल्प, ये सारे उत्पाद जो हैं यूपी के हैं जिन्हें जीआई टैग यहाँ पर आपको मिला है। इसी तरह मरचा चावल जो कि बिहार का है जिसे जीआई टैग मिला, रीवा का सुंदराजा आम जो कि मध्य प्रदेश का है इसे जीआई टैग मिला,
नागरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़ का है, जिसे जीआई टैग मिला है। इसी तरीके से तमिलनाडु में हम देखें तो मनप्पराई मुरुक्कू, कुंभुम पन्नीर थ्राचाई अंगूर, मार्तंडम सही शहद, ऊटी वर्की, मना मदुराई के मिट्टी के बर्तन, सलेम साबूदाना, औथुर वेत्रिलई, माइलडी पत्थर की नक्काशी, शोलवंदन वेत्रिलई, नेगामम सूती साड़ी और थक्कल रतन शिल्प, ये सारी चीजें जो है तमिलनाडु को यहाँ पर मिले हुए जीआई टैग हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको चिकरी वुड क्राफ्ट राजौरी, मुश्का बुद्धजी चावल अनंतनाग, बसोहाली पेंटिंग, बसोहाली पश्मीना ऊनी वस्त्र, भद्रवाह राजमा, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, मुश्क बुद्धजी चावल और उधमपुर कलादी रामबन अनारदाना, रामबन सुलाई शहद, ये सारी की सारी जम्मू कश्मीर के उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग यहाँ पर मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। दिसंबर 2023 में देखा जाए तो वाराणसी में निर्मित सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो यहां पर भी देखें ऑप्शन नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत और नित्यानंद स्वामी है। तो देखा है इसका भी उद्घाटन आपको काफी चर्चा का विषय रहा। वाराणसी में यहाँ पर नरेंद्र मोदी के समय पे यहाँ पर जब गए थे तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया। नाम ध्यान रखेगा सर्ववेद महामंदिर। उद्घाटन तिथि जो थी 18 दिसंबर 2023 को किया गया। नरेंद्र मोदी के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया। उद्घाटन स्थल जो है वाराणसी के उमराहा में देखा जाए तो सर्ववेद महामंदिर है। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ स्थित है, तो उमराहा वाराणसी में। इसी तरह महामंदिर की ऊंचाई 180 फीट है और 7 मंजिला ये इमारत है। वहां महामंदिर का जो क्षेत्रफल है वो करीब यहाँ पर देखा है तो 200 एकड़ में ये आपको बसा हुआ है। महामंदिर के निर्माण की अगर हम बात करें तो विहंगम लोक संस्थान की ओर से कराया गया है और मकराना पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो सर्ववेद महामंदिर के सामाजिक और आध्यात्मिक सौंदर्य का एक आधुनिकतम प्रतीक के रूप में यहाँ पर इसको रखा गया है। योग इत्यादि करने को लेकर यहाँ पर इसको डेवलप किया गया है। मंदिर में देखा है तो 125 पंखुड़ियों वाले कमल के गुंबदों के साथ डिजाइन इसे यहाँ पर किया गया है और इसमें एक साथ 20,000 लोग बैठ सकते हैं और विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र के रूप में इसे डेवलप किया गया है। सदगुरु आचार्य स्वतंत्र देव और संत प्रवर विज्ञान देव ने 2004 में देखा इस विशाल ध्यान केंद्र की यहाँ पर नींव रखी थी। तो करीब करीब 20 साल लग गए यहाँ पर इस मंदिर के निर्माण में। अगला यहाँ पे देखते हैं दिसंबर 2023 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनने का नियंत्रण स्वीकार किया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और इटली। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी यहाँ पर देख चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं यहाँ पर आपको इमैनुअल मैक्रो वो बनते हैं इस बार हमारे विशेष मुख्य अतिथि। लेकिन इससे पहले देखा है तो अमेरिकी राष्ट्रपति को यहाँ पर यह निमंत्रण भेजा गया था, जिनके यहाँ पर ना आने के बाद यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति को यह आमंत्रण भेजा गया। तो यहाँ पर इसके बारे में दिसंबर 2023 में इसको आमंत्रण भेजा गया। 26 जनवरी को यहाँ पर वो आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। और इस बार हम देखें 75वां गणतंत्र दिवस यहाँ पर हमने मनाया और ये छठा अवसर था जब फ्रांसीसी राष्ट्र जो है प्रमुख या राष्ट्रनेता जो हैं उन्होंने भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में यहाँ पर आपको हिस्सा लिया है। इससे पहले जैसे कि राष्ट्रपति जो बिडेन आने वाले थे, जिन किसी कारण से वो नहीं आ पाते हैं, तो ये तो हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है? ऑप्शन देख लें। ए है 5 वर्ष, बी है 7 वर्ष, सी है 10 वर्ष और डी है 15 वर्ष। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे देखिए जो आंसर है वो है ए 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समय काल को बढ़ाया गया है। इससे संबंधित तथ्यों पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए अवधि की जो वृद्धि की गई 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष के लिए यहां पर की गई है। योजना जो लागू रहेगी वर्ष 2029 तक रहेगी। योजना की शुरुआत की गई थी 2020 में और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इसको लाभार्थी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 5 किलोग्राम यहाँ पे सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अलावा प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त यहाँ पे खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। तो ये योजना का यहाँ पर एक हिस्सा है। इसके अलावा देखिए लाभार्थी जो है इसके अंतर्गत करीब 81.35 करोड़ गरीब व्यक्ति जो हैं वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत
75% ग्रामीण आबादी और 50% यहाँ पे शहरी आबादी जो है इससे आच्छादित हैं, इस योजना का यहाँ पर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। नवंबर 2023 में उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के पूरा कर लिया गया और इस बचाव अभियान का क्या नाम था? ऑपरेशन मित्र, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन जिंदगी, ऑपरेशन मुक्ति। तो यहाँ पर देखा जाए काफी लंबे समय तक यहाँ पर करीब 41 श्रमिकों को निकालने को लेकर के ये अभियान यहाँ पे था, जो कि इस अटल सुरंग में यहाँ पर एक फंस गए थे, उसको लेकर के यहाँ पर ये सिलक्यारा सुरंग हादसा ये था। ऑपरेशन देखा है तो ऑपरेशन जिंदगी यहाँ पर इसे नाम दिया गया। सुरंग जो हादसा हुआ तो 12 नवंबर 2023 को हुआ और बचाव अभियान जो है 28 नवंबर 2023 को करीब 17 दिन तक यहाँ पर आपको चला और 17 बार यहाँ पर आपको प्रयास भी किए गए। और सुरंग में फंसे कुल निर्माण श्रमिक जो हैं आपको 41 श्रमिक थे। निर्माणाधीन जो सिलक्यारा सुरंग की अवस्थिति है ये उत्तराखंड में उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 134 पर यहाँ पर ये स्थित है। ये किस परियोजना का यहाँ पर हिस्सा थी? तो सिलक्यारा बेंड बड़कोट सुरंग 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का यहाँ पर ये हिस्सा मानी जाती है। सुरंग की लंबाई भी देखें तो 4.5 किलोमीटर लंबी बनाने की योजना है और यह धारासू को यमुनोत्री से जोड़ने का काम करेगा। इसके अलावा सुरंग का जो निर्माते हैं वो आपको नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। बचाव ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन जिंदगी और यहाँ पर देखा है तो सफल जो भूमिका रही दिल्ली और मध्य प्रदेश के 6 रैट होल माइनर्स के द्वारा किए गए अभियान के बाद जब सब कुछ फेल हो गया तो रैट होल माइनर्स के द्वारा यहाँ पर नागरिकों को जो 41 श्रमिक यहाँ पर फंसे थे उनको बाहर निकालने का प्रयास किया गया और फाइनली यहाँ पर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रैट होल माइनर्स के बारे में बात करें तो ये खनन का उपयोग सामान्यतः जो है 3 से 4 फीट ऊंची सक्रिय सुरंग खोदने के लिए किया जाता है, जिसमें केवल एक व्यक्ति के उतरने और कोयला निकालने की ही यहाँ पर आपको व्यवस्था होती है, जिसे रैट होल माइनिंग कहते हैं। 2014 में देखा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा मेघालय में रैट होल खनन पर यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन यहाँ पर यही आपको काम आया। आइए आज के सेशन का हम एक अंतिम प्रश्न आपको और यहाँ पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से हम मिलेंगे तो बाकी अन्य प्रश्नों को यहाँ पर इसी तरीके से करंट अफेयर्स का रिवीजन हम करते रहेंगे, ठीक है। देखिए नवंबर 2023 में आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की? ठीक है, ऑप्शन ए देखें अग्नि पहल, बी है वेद पहल, सी है युवा पहल और डी है दिशा पहल। A, B, C या डी में से, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसका नाम है अग्नि पहल है, आंसर हो जाएगा ए। अग्नि देखा जाए तो एक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म अगर हम देखें इसका है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम यहां पर अग्नि कहते हैं, ठीक है। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव अग्नि, शुभारंभकर्ता केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक सत्यापन और साक्ष्य आधारित मूल्यांकन के माध्यम से आयुर्वेद से जुड़ी व्यवहारिक प्रथाओं को मुख्य धारा में लाने का यहाँ पे प्रयास किया जाना। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और भी क्वेश्चन को लेकर के रिवीजन करते रहेंगे और करंट अफेयर्स की इस वार्षिक सीरीज में आप सभी मुझे यहाँ पर ज्वाइन करिए। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की यहाँ पर एक बेहतर सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारियों को एक सही माध्यम से रिवीजन करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।